बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक खबर मैं आपको देता हूँ और वो खबर ये है कि बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे जो हैं वो सियासतदान अभी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कुछ जुमले बोले हैं, उन जुमलों की अपनी जानिब से एक नई तशरीह निकाल के और वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी कोशिश ये होती है किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फ़ौज ये आपस में लड़ते रहें और फ़ौज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ लड़ाई हो, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंतहाई गैर मकबूल और कमज़ोर होती चली जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना को फ़ौज को ज़ेब तो नहीं देता, ना उन्हें सूट करता है, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि ऐसा होता रहे। बहरहाल खबर ये है कि इमरान खान साहब के बारे में जो खबर चलाई गई, तमाम चैनल्स यही लिख रहे हैं। जियो न्यूज़ ने यह नहीं लिखा, उन्होंने थोड़ी अक्लमंदी की है, लेकिन ज़्यादातर चैनल्स को या तो मजबूर किया गया या उन्हें कहा गया, उन्होंने यही लिखा है। मिसाल के तौर पे इमरान खान का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, ये लिखा एक्सप्रेस न्यूज़ ने। इमरान खान का 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान बिल्कुल ऐसे ही लिखा डॉन ने। और इसके बाद जो है दुनिया न्यूज़ ने इमरान खान का साने 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, ये दुनिया न्यूज़ ने लिखा। एयरवाई ने भी इसको बानी पीटीआई का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, इसको ऐसे लिखा। अब जितने चैनल्स हैं वो सारे ऐसे के ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन जियो ने इसकी तरह थोड़ी सी एक डिफरेंट हेडलाइन लगाई है। कम से कम उन्होंने अपनी गैरत का उतना बड़ा सौदा नहीं किया जितना बाकी चैनल्स ने कर दिया है। जियो ने लिखा, मुझे रेंजर ने घसीटा, क्या आपका हक नहीं मुझसे माफ़ी मांगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर असल में जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और ये खबर कई जगहों पे छपी है। इमरान खान साहब ने कहा, जो क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा इस हवाले से, एक तो वो ये कह रहे थे कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, माफ़ी वो मांगे जिन्होंने मुझे पकड़ के घसीटा। रेंजर्स के बारे में इमरान खान साहब कह रहे थे। और अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेज लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्विस पाए गए और उन्होंने आग लगाई तो माफ़ी मांगूंगा। इमरान खान का कहना था कि अगर पीटीआई के लोग मुलव्विस पाए गए उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। ये इमरान खान साहब का कहना था। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने ये किया ही नहीं, और वो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई ऐसे सबूत ही नहीं है जिससे आप साबित करें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और अगर आपके पास सबूत हैं, आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, आप सीसीटीवी फुटेज लाएं और दिखाएं कि जनाब ये देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जलाओ गिराओ कर रहे हैं। तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्विस होगी, तो इमरान खान साहब ने कहा ये साबित हो जाए तो फिर मैं माफ़ी मांग लूंगा। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे रेंजर ने घसीटा, पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं। उन्होंने कहा, क्या आपका हक नहीं कि मुझसे आप माफ़ी मांगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। और इमरान खान साहब ने फ़ौज से बातचीत करने के लिए जो कहा था उसके ऊपर भी इमरान खान साहब का रद्द अमल आया, और उस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो भी आप देख लें। फ़ौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। उनका कहना था कि उन्होंने फ़ौज को मुज़ाकरात की पेशकश मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र की थी। यानी इमरान खान बार बार कहते हैं मैं अपने लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहा, और जो मैं बातचीत करना चाहता हूँ मैं मुल्की हालात की वजह से करना चाहता हूँ, और फ़ौज से करना चाहता हूँ, फार्म 47 वालों से तो मैं बातचीत नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने अपने इस बयान को भी एक मरतबा फिर दोहरा दिया। लेकिन सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे दानिश्वर ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि साबित करें कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया या कोई मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया, ये साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा जी हमने किए ही नहीं, और अगर आप साबित कर देंगे तो माफ़ी भी मांगूंगा, उन बंदों को सजा भी दिलवाऊंगा जिन लोगों ने ये किया होगा। और वो पहले दिन से अपने मौके पर डटे हुए हैं। बल्कि इमरान खान साहब एक स्टेप और आगे चले गए। एक तो उन्होंने ये कहा कि फ़ौज ने अगर बात नहीं करती तो ना करे, मैं तो मुल्क के लिए करना चाह रहा हूं। दूसरा उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दें, और मेरा नाम भी ECL में डाल दें। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा सारों का नाम ECL में डाल दें, मैंने तो मुल्क से भागना नहीं है, मैं तो यहीं भी रहूंगा, इन सबका नाम भी ECL में डालें, ये मुल्क से भाग जाएंगे। तो ये था एक्चुअली इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के क्यों बयान किया जाता है? देखें, ये फ़ौज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई कराने की एक साजिश है, और ये जो बेचारे सियासतदान हैं या कुछ हमारे सहाफ़ी हैं उनको ये लगता है कि फ़ौज की मुखालफत करके कोई भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। तो उन्होंने ये देखा ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शदीद तरीन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद वो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से
نہ صرف انتخابات جیتی بلکہ انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے اپنی کامیابیوں کے، اور اب تک وہ معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا، چاہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سنبھالنا چاہے اس معاملے کو سنبھالنا چاہے یہ پی ڈی ایم کی سرکار، کوئی بھی نہیں سنبھال پا رہا، عدالت بھی مدد نہیں کر پا رہی۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کیا کچھ نہیں ان کو کر کے دیا، اور اب یہ انہیں ایکسٹینشن بھی دلوانا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ کیا حسینہ واجد کو وہاں کا قاضی بچا پایا؟ نہیں بچا پایا، ایسا ہوتا نہیں ہے، جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہوتا، لہذا اس سے پہلے اپنا قبلہ سب کو درست کر لینا چاہیے۔ یہ تو ہے جی عمران خان صاحب کا معاملہ، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معافی منگوا کر شکست دی جائے گی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ادارے اگر جیتیں گے تو کس سے جیتیں گے؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کو پاکستانی 70% لوگ پسند کرتے ہیں، یعنی پاکستانیوں کو شکست دے کر آپ فتح کا جشن کہاں جا کے منائیں گے؟ میرا تو یہ سوال ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان سے معافی منگوائی جائے تو عمران خان کو شکست دے کر تو وہ اس قوم کو شکست دے دے گا، اور اگر وہ اس قوم کو شکست دے دے گا تو اپنی جیت کی سیلیبریشن کس کے ساتھ کرے گا؟ جا کے انڈین کے ساتھ جا کے کرنی ہے، اسرائیلیوں کے ساتھ جا کے کرنی ہے، امریکنز کے ساتھ جا کے کرنی ہے، کس کے ساتھ جا کے کرنی ہے؟ بھئی رہنا تو سب نے یہیں پہ ہے، ملک تو یہی اپنا ہے، اپنی ہار سب کی ہار، اپنی جیت سب کی جیت، اور عمران خان جو ہے وہ سارے پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، فی الحال تو یہی حقیقت ہے، اب اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ بھاگ رہا تھا، وہ ملک سے فرار ہونے کے لیے ایک طیارے میں بیٹھا اور نکل لیا، پھر طیارے کے اندر سے اس کو اتارا گیا بعد میں، اور اتار کے اس کو ایک چھاؤنی کے اندر لے جا کے بند کر دیا گیا۔ یہ آدمی بنگلہ دیش کے سیاہ اور سفید کا مالک تھا۔ 86 بندے بنگلہ دیش میں ایسے ہیں جو ابھی بھی غیر قانونی طور پہ، جن کے باقاعدہ بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، جنہیں اللیگلی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ جبری طور پہ انہیں گمشدہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے یہ صاحب رسپانسیبل تھے۔ یہ وہاں پہ انسانوں کو لاپتہ کرتے تھے، اور لاپتہ افراد کا معاملہ بہت بڑا تھا بنگلہ دیش میں، اور باقی بھی بہت سارے ظلم اور جبر انہوں نے کیے، لوگوں پہ مقدمات بنائے، جھوٹے مقدمات بنائے، سیاسی مخالفین جو تھے حسینہ واجد کے ان کو انہوں نے دبایا، تو حسینہ واجد کو تو بھگا دیا گیا لیکن یہ بھاگنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور انہیں چھاؤنی کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سچویشن بن گئی ہے بنگلہ دیش میں۔ ایک اور بہت بڑی خبر یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ رہا ہو گئیں، 14 مہینے تک انہیں قید رکھا گیا۔ دیکھیں 3 لوگ ایسے تھے، خواتین بہت ساری اور خواتین ہیں، درجنوں خواتین ہیں جنہوں نے ظلم، جبر اور فستائیت کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں، طیبہ راجہ صاحبہ ہیں، آمنہ بٹر صاحبہ ہیں، اور بہت ساری ہیں، میں سب کے نام جانتا بھی نہیں ہوں، ہاں لیکن یہ صنم جاوید صاحبہ کیونکہ ان کا بہت نام اچھلا، اور ساتھ میں عالیہ حمزہ صاحبہ، اور سب سے بڑھ کے یاسمین راشد صاحبہ، وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ 14 مہینے پورے جیل کاٹنے کے بعد اب عالیہ حمزہ صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے، اور آج رہائی ہوتے ہی میری ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے چند جملے بولے ہیں، وہ امانت ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ مجھے جو استقامت دی ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں نے اس بات کو محسوس کیا۔ ان 15 مہینوں کے اندر مجھے ایسا لگتا رہا کہ شاید میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، اور میں نے بے بسی محسوس کی ہے، میں نے تکلیف محسوس کی ہے، اور میں نے بہت سارا کچھ ایسا سیکھا ہے جس کے بارے میں پہلے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے لوگوں کی تکلیفوں کو زیادہ بہتر انداز میں محسوس کیا ہے۔ میں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر ہوتا ہے اس کو اب زیادہ بہتر انداز میں جانتی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میں اپنی سیٹ واپس لوں گی، میں اپنے لوگوں کی قرضدار ہوں۔ انہوں نے میرے سے بڑی دعائیں بھی کی، میری انہوں نے بڑی مدد بھی کی، اور انہوں نے مجھے جیل ہونے کے باوجود مجھے الیکشن میں یہاں کے روایتی سیاستدانوں کے مقابلے میں جتایا۔ تو میں اپنی سیٹ واپس لینے کے لیے پوری جد و جہد کروں گی، اور میں نے جو کیا وہ پاکستان کے لیے کیا۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، ابھی بھی کھڑی ہوں۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کافی دنوں کے بعد منظر عام پہ آئیں، ان کے چہرے پہ وہی والی مسکراہٹ تھی، دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں، انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ میاں صاحب آپ یاسمین راشد صاحبہ سے صرف ایک مرتبہ ہار جاتے تو بہتر تھا۔ آپ کے پاس موقع تھا، آپ 8 فروری کو اپنی شکست تسلیم کرتے اور ایک دفعہ یاسمین راشد سے ہار جاتے، لیکن میرے خیال میں آپ کو ایک دفعہ کی ہار راس نہیں آئی، اب وہ آپ کو روز ہراتی ہیں۔ یاسمین راشد نواز شریف کو روز شکست دیتی ہیں، جب سامنے آتی ہے ان کا مسکراتا ہوا چہرہ، ان کی گرفتاری، ان کے آس پاس موجود پولیس والے
उनको जेल में डाला जाना, उनके ऊपर मुकदमात चलाए जाना, उनके ऊपर जुल्म और फस्तायत और जबर किया जाना और उसके बावजूद मुस्कुराते हुए उनका विक्ट्री का साइन बनाना, नवाज शरीफ को रोजाना शिकस्त दे रही है यास्मीन राशिद। जो काम एक शिकस्त के अंदर निमट सकता था ना नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ ने उसको सैकड़ों शिकस्तों के अंदर कन्वर्ट किया अपनी बेटी के साथ और अपने भाई के साथ मिलकर। और एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को यह तोहफा दिया। मियां साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी वफादार नहीं है। मियां साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी खैर ख्वाह भी नहीं है। इन्होंने आपकी वो बेइज्जती करवाई है और आपकी वो ठुकाई करवाई है जो आपका सारा खानदान मिलकर आपकी नहीं करवा सकता था। जो इस एस्टेब्लिशमेंट ने मियां साहब आपके साथ कर दी है ना, सारी जिंदगी आप हाथ लगा लगा के भी रोएंगे ना तो वो इज्जत आपको वापस नहीं मिलेगी। आज यास्मीन राशिद पाकिस्तान में मुजामत का इस्तारा है और आपसे तो बहुत बड़ी लीडर है। एक यास्मीन राशिद में से आज के दिन दर्जनों नवाज शरीफ निकलते हैं। ये कर दिया आपके साथ इस एस्टेब्लिशमेंट ने। मियां साहब, जावेद लतीफ बेचारा ठीक चीखता है मेरा दोस्त कि मियां साहब के साथ बहुत ज्यादती हुई है। मियां साहब, आपको समझ नहीं आ रही, जब आपको समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी आप इक्तदार के झूले में बैठे हुए हैं, आपको मजे आ रहे हैं। नाज़रीन, एक वीडियो मुझे आज भेजी मेरे एक दोस्त ने और वो वीडियो देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यानी मैं जब अगवा किया गया था रियासती इदारों के हाथों तो मैंने उन्हें बहुत दफ़ा कहा यार मेरे घर वालों से मेरी बात करवा दें। मैं 5 महीने तक, पौने 5 महीने में उनके पास रहा। मैं उन्हें कहता रहा मेरी बात करा दो यार, खुदा का वास्ता यार मेरे घर वालों से बात तो करवा दो, उनकी पता नहीं क्या हालत हो जाएगी मेरे बगैर। मुझे दुनिया का बाहर पता ही कुछ नहीं है, और कम से कम मेरे घर वालों से मेरी बात करा दो, उनको ये तो पता चले उनका बेटा जिंदा है। क्योंकि मुझे ये बताया गया था तेरे घर वालों को ये पता है कि तू मर गया और तेरा नमाज जनाजा भी हो गया। तो मैं उन्हें कहता था यार मेरे घर वालों से मेरी बात करवा दो। मैंने बहुत कहा कि मेरे घर वालों से यार बात करवा दें मेरी, लेकिन मेरे घर वालों से उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई। तो आज मैंने एक माँ को अपने बेटे से बात करते हुए देखा। ये जो हाजी इम्तियाज चौधरी है ना, 2,18,000 वोट लिए इसने। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अवामी ताकत के साथ आने वाला MNA। हवाई जहाज के निशान के ऊपर बल्ले का निशान भी छीन लिया था। बल्ला होता तो ये 2.5 लाख वोट ले लेता। उसकी बूढ़ी वालदा जो है वो 93 ईयर्स की है, 93 साल की। उनके साथ बेटे की बात करवाई गई और मुझे ये पता चला है कि इस डर से करवाई गई, अगवाकारों ने इसलिए करवाई कि उन्हें लगा कि इनकी वालदा को कुछ हो गया, कुछ लेने के देने ना पड़ जाए। तो बेटे से बात करवाई तो माँ बेटे से पूछ रही है दवाई है तेरे कोल, तू ठीक है? फिर वो कह रही है उनका भी बड़ा शुक्रिया जो तेरी मेरे से बात करवा रहे हैं। यानी माँ अपने बेटे से बात करवाने वालों का शुक्रिया अदा कर रही है, उन लोगों का जिन्होंने बेटे को अगवा किया हुआ है। फिर बेटी भी बेचारी डरी डरी बात कर रही है। वो मैंने डाली हुई है सोशल मीडिया पे वीडियो, मेरे ट्विटर के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो वीडियो देखने के बाद। और ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे का हाल है पाकिस्तान में। एक MNA है 2,18,000 वोट लेने वाला, तो आम आदमी की पाकिस्तान के अंदर क्या हैसियत होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। नाज़रीन, एक और इलेक्शन कमीशन ने भंड कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर हो गया उनसे। और अब उन्हें लग पता जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जो भी ये कर रहा है इस तजर्बे के नतीजे में या तो ये मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी टाइप सिचुएशन लगाना चाहते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान निकल के बाहर आ जाएगा। इमरजेंसी तो नहीं लगने देगा पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के कोई चांसेस हैं। जो लगाएगा उसको लग पता जाएगा, आवाम बाहर आ जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी भी अच्छी नहीं है और पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी उनके तेवर भी पाकिस्तानियों के अच्छे नहीं है। तो अब मैं आपको यह बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्टें आवेजा करता इलेक्शन कमीशन, उन्होंने अधूरा काम किया। सूबाई सतह पे कर दी, कौमी असम्बली में नहीं की। अच्छा, या तो फिर आप दोनों जगह पे करें ना, और अगर आप दोनों जगह पे नहीं कर रहे, सिर्फ एक जगह पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जहां दिल किया वहां सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया और जहां दिल किया वहां नहीं माना। हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का मामला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। आप देख लेते हैं क्या होता है, इसमें तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की है वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि देखिए 12 जुलाई को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जनाब इनकी मखसूस नशिस्तें इनके हवाले कर दी जाएं। अब उनकी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले करने की बजाय इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है और 6 तारीख तक ये सारा अमल होना था, लेकिन 6 तारीख तक ये अमल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो 2 अब चांसेस हैं। एक तो ये कि अमल ना करने के लिए हुकूमत ने जवाब के तौर पे कानून साजी कर दी है,
उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर घोरदी खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की गई है जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडवोकेट सलमान अकरम राजा के जरिए से आर्टिकल 184(3) की दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया है और दरखास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। 12 जुलाई के अदालती फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। हुकूमत ने बदनीयती के ऊपर एक कानून साजी कर दी है, लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा जो है, ये जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है ना, इसके जरिए से 2-3 चीजें जो हुकूमत करना चाहती है। एक तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली जिनको बदनीयती के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद डिक्लेयर करवा दिया था, 41 है वो आज़ाद ही रहे। अब यानी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे या पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर ना आए, वो आज़ाद रहेंगे। तो उनको जब मर्जी उठवा लिया, उनके घर वालों को उठवा लिया, जब मर्जी उनका वोट यहां से यहां करवा लिया, तो ये 2 नंबरियां वो कर सकेंगे, इस पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। ये वो चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएं। अच्छा, अब ये 2/3 अक्सरियत जो उनको चाहिए होगी ना, फिर वो ये चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत यहां से पूरी कर दें। कैसे पूरी कर दें? वो ऐसे पूरी कर दें कि कादी फायदी साहब आपको फर्ज करें कि एक्सटेंशन देनी है, तो एक्सटेंशन देने के लिए जब हुकूमत बैठेगी तो मखसूस नशिस्तें अगर उनके पास नहीं भी हैं या उनके 4, 5, 6 नंबर कम भी हैं, क्योंकि कुछ मखसूस नशिस्तें वो लेने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, तो इधर उधर करके फार्मूला बना के, तो ये जो आज़ाद बंदे हैं इनमें से 8-10 बंदों को अगवा करके, जबर करके, जुल्म करके इनका वोट जो है वो 2/3 अक्सरियत के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। और अगर इनका वोट वहां चला जाता है तो उसके नतीजे में ये अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अदालतें और जजेस सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हुकूमत ये तजर्बा तो कर रही है, इसको ड्रैग कर लेगी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। क्योंकि देखें, हसीना वाजिद को दुनिया में अब पनाह नहीं मिल रही। जिससे पूरा बांग्लादेश पनाह मांगता था ना, उसको अब कहीं पनाह नहीं मिल रही। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।